अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है बेटा। सबसे पहले इसकी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डेफिनेशंस की। शॉर्ट डेफिनेशंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी की डेफिनेशन से। रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा, इसमें बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ये डेफिनेशन होगी रिजिड बॉडी की। तो ये आसान सी तारीफ में काम बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बॉडी जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है और पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, तो ऐसी बॉडी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन पे बात आती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुराद यहाँ पे एक डेफिनेशन क्लियर की जा रही है। स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है लाइन पे, यहाँ स्टार्टिंग लाइन से ही कहता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और वो बॉडी क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है, एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन में है, स्पिन कर रही है, तो आम तौर पे जो उस बॉडी के पार्टिकल्स हैं ना, वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग मोशन वो पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने जिन पाथ्स के ऊपर, ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो ट्रैक्स जो हैं उनके सेंटर, ठीक है, उन सर्कुलर पाथ के जो बेसिकली सर्कुलर ट्रैक्स हैं उनके सेंटर जो हैं वो उस लाइन पर हैं, ठीक है, जिस लाइन पर बॉडी स्पिन कर रही है। तो वो लाइन असल में क्या है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोबारा बता रहा हूँ, उस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो लाइन है जिस पर उस बॉडी के पार्टिकल जिनका जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और उनका बेसिकली सेंटर क्या है, वो सेंटर वो बेसिकली उस लाइन के ऊपर मौजूद है। तो वो लाइन असल में क्या है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैं इसको पढ़ देता हूँ। कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी move in a circle with their center all lying on this line, ठीक है, this line is called as axis of rotation of the body। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है आज का, जो मैं आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो हमारा टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। इसके लिए सवाल आप लिख लें, सवाल आप लोगों को आना चाहिए, सवाल के बारे में पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा सवाल कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन ये करना है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ, डिफ़ाइन करना है और आपने एक्सप्लेन करना है टॉर्क को या मूवमेंट ऑफ फोर्स को। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन पे जाना है। डेफिनेशन पे आए हैं जी। डेफिनेशन हमारे सामने, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसका फॉर्मूला आता है। फार्मूला देखिएगा, आपको अगले पेज पर नज़र आएगा। टॉर्क का फार्मूला दिया हुआ है, टी इज़ इक्वल्स टू, इसे टॉ भी कहते हैं, ग्रीक बेसिकली लेटर है, इसे टॉ कहते हैं, ठीक है, टी ए टॉ इसे बोलते हैं ऐसे। तो ये बराबर किसके है, फोर्स के, और यहाँ पर एक एल वर्ड है, ये मूवमेंट आर्म से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये आपके सामने फार्मूला है। उसके बाद आते हैं इसके यूनिट पे। तो यूनिट जो है वो आपके सामने ज़रा देखिएगा, ये इसी जगह पे नीचे है। टॉर्क का यूनिट जो है वो क्या है, बेसिकली न्यूटन मीटर है। और इसकी यूनिट की डेफिनेशन भी बता दी है। यूनिट की डेफिनेशन भी आपने मेंशन करनी है कि अगर एक बॉडी में 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है कि उस पर फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, और वो फोर्स बेसिकली परपेंडिकुलर है, और उस बॉडी का बेसिकली जो आप कह लें कि फोर्स लगाई जा रही है उस बॉडी के ऊपर, तो वो जो फोर्स लाइन के ऊपर लग रही है वो असल में 1 मीटर बेसिकली उसका मूवमेंट आर्म है। उसका डिस्टेंस जो है, जिस डिस्टेंस से उस बॉडी पर फोर्स लगाई जा रही है या जो फोर्स उस बॉडी पर लगाई जा रही है, वो असल में 1 मीटर डिस्टेंस है और वो परपेंडिकुलर है उस बॉडी के ऊपर। वो डिस्टेंस कहता है, उस डिस्टेंस से बॉडी पर फोर्स लगती है तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। ये इसमें यूनिट की डेफिनेशन आ चुकी है। इसके बाद ये बताना है आपने क्वांटिटी कौन सी है, क्या ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो इसका आंसर ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपने इसमें मेंशन करना है। इसके बाद एग्जांपल्स पे आता हूँ मैं। एग्जांपल्स बेटा इसकी पेज के ऊपर आ जाएं, पिछले पेज पर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लास्ट पैराग्राफ में दी हुई हैं। यहाँ पे बता रहा है कि फोर्सेस जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं बॉडी में। मिसाल के तौर पे पेंसिल को आप शार्पनर में जब रोटेट करवाते हैं तो वो भी एक किस्म का टॉर्क है। टर्निंग ऑफ स्टॉप कॉक ऑफ वाटर,
टैप, जो पानी का नल होता है उसके ऊपर जो स्टॉप कॉक होता है उसको आप घुमाते हैं, वो भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करने के एग्जांपल में शामिल है। टर्निंग डोर नॉब जब दरवाज़ा खोलते हैं तभी वो एग्जांपल इसमें शामिल होती है। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, एग्जांपल के हेडिंग के अंदर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो है कि एक्सिस ऑफ जो टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसके फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 2 फैक्टर्स हैं जिस पर वो बेसिकली डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। उसमें से पहला फैक्टर जो डिस्कशन में आता है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा फैक्टर जो है वो है मोमेंट आर्म। ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पर क्या करता है बेसिकली लाइन आपका बेस करता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो यहाँ पे पहला जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो फैक्टर है। ये क्या है बेसिकली, ये डिस्टेंस है, ये आप कह सकते हैं ये लाइन है, वो लाइन जिस पर फोर्स इम्प्लीमेंट होती है या फोर्स इम्प्लीमेंट हो रही होती है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दूसरे नंबर पर आते हैं, वो फैक्टर है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म असल में कहता है ये वो डिस्टेंस है जो कि अगर आप गौर करें डायग्राम में तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ये डायग्राम बनाई हुई है, इसमें ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को दिखाया जा रहा है जो कि बी और सी लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही डॉटेड लाइन है। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अच्छा, अब आते हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है जी? अगर आप देखें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, तो हम इसे मोमेंट आर्म कहते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पर टॉर्क डिपेंड करता है। एक हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा क्या है? मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ तक? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान डिस्टेंस को कहा जाता है, और इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मोमेंट आर्म सेकंड फैक्टर है। इसके बाद आते हैं एग्जांपल, एक जो मोमेंट आर्म की कैटेगरी में शामिल होती है वो हम डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिएगा, स्पैनर की एग्जांपल में इसमें आ जाता है कि जी आप जानते हैं कि फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं टॉर्क के ऊपर वो 2 ही हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 तरह के स्पैनर्स आपके सामने, एक लार्ज स्पैनर है, एक स्मॉल स्पैनर है। तो जिसमें टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं वो कौन सा है? जाहिर बात है आपको लगता होगा कि वो ऊपर वाला जो स्पैनर है उसमें ज़्यादा रोटेशन के चांसेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाले स्पैनर में कम रोटेशन के चांसेस हैं, क्योंकि जब तक आप मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए लाजमी तौर पे मोमेंट आर्म का ज़्यादा होना भी उतना ही अहमियत का हामिल है। तो जितना मोमेंट आर्म कम होगा उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम होगा, जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स भी प्रोड्यूस होगा या टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो आपके सामने ये टॉपिक था जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक, और अगर आपको ये मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप लोगों से ये दोबारा मैं कहूँगा कि ये टॉपिक अच्छी तरह जो है याद कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, जो मैंने आपसे डिस्कशन में अभी किया, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।